ऐसा नहीं दिखाते, उन्हें संदिग्ध बताया जाता है। इसलिए विपक्ष तो एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन आज तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कह दिया है कि हम एग्जिट पोल्स को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल्स को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, हमें देश की जनता पर भरोसा है कि वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनाएगी और इसके अलावा पुदुचेरी, असम और केरल में भी बीजेपी की ही जीत होगी। अब बीजेपी नेता तो यही दावा करेंगे, सब जगह केवल भगवा झंडा ही लहराएगा, यही दावा होगा बीजेपी नेताओं की तरफ से। लेकिन पीयूष गोयल की बात सुनकर उन सर्वे एजेंसियों को जरूर दुख होगा जिन्होंने बीजेपी की जीत का माहौल पहले से बनाया है। वैसे गोयल साहब शायद एग्जिट पोल्स को गंभीरता से न लें या न लेने की बात करें, और इसलिए शायद कर भी रहे हैं क्योंकि इस बार बंगाल में मतदान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 चरणों में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 92.47% दर्ज किया गया। पहले चरण में 93.13% और दूसरे फेज में 91.66%। ये कल की बात कर रहा हूं। यह आजादी के बाद का अब तक का सर्वाधिक मतदान है। इससे पहले 2011 में 84% रिकॉर्ड मतदान हुआ था। 2011 में 84% रिकॉर्ड मतदान हुआ था, तब ममता बनर्जी राज्य की सत्ता में पहली बार आई थी। लेकिन क्या इतिहास 15 साल बाद खुद को दोहराएगा या सत्ता को दोहराएगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ज्यादा वोटिंग हुई थी। लेकिन यही 84% वोटिंग पिछली बार भी हुई थी, 2021 में भी, और 2021 में सत्ता को दोहराया था इतिहास ने। यानी सत्ता रिपीट हुई थी ममता बनर्जी की, तीसरी बार वो हैट्रिक पे थी, तीसरी बार वो ममता बनर्जी वहां की सीएम बनी पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी ने तो हालांकि न केवल अपनी जीत का ऐलान कर दिया है बल्कि सीटें भी बता दी हैं। अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने एक वीडियो में कहा है कि मां, माटी और मानुष की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। मेरी पार्टी 226 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। हमारे कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की दिन रात रखवाली करें। आप सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, क्योंकि इतनी धूप में और इतने अत्याचार झेलकर आप लोगों ने जिस हिसाब से वोट दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं अपने कर्मियों का भी आभार जताती हूं जिन्होंने तमाम अत्याचार को बर्दाश्त करके न सिर्फ सेंट्रल फोर्स बल्कि यहां के फोर्स का भी अत्याचार सहन करके अपने काम किया। मैं जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर लूं, काउंटिंग एरिया को छोड़कर कोई ना जाए। यह भी ध्यान रखना है कि ईवीएम की काउंटिंग के बाद उसका डाटा कंप्यूटर में सही लिखा जा रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि टीएमसी के नंबर भाजपा में जोड़ दिए जाएं। यह बात यहां पर ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी ने 9 मिनट का वीडियो जारी किया है, बांग्ला में है वो वीडियो, इसलिए यहां पर हम नहीं सुनवा रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे जो बंगाल से जुड़ते हैं या अलग अलग बंगाली जानने वाले अलग अलग प्रदेशों में, देशों में रहते हैं, वो समझ सकते हैं। उसका लिंक हम इसमें नीचे डाल देंगे। लेकिन ममता बनर्जी का ये 9 मिनट का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो टीएमसी को अब भी डर है कि बीजेपी अपनी जीत के लिए गड़बड़ करेगी ही। ममता बनर्जी के आज के इस संदेश के 2 हाइलाइट हैं। पहला हाइलाइट इसमें यह है कि 2026 में तृणमूल कांग्रेस 226 सीट का आंकड़ा पार करेगी। अभी आपने सबसे ऊपर सुन लिया था। 2026 यानी ये जो साल चल रहा है, 2026 में तृणमूल कांग्रेस 226 सीट का आंकड़ा पार करेगी। फर्स्ट हाईलाइट ऑफ ममता बनर्जी स्पीच मैसेज। दूसरा जो है वो है कि मतदान के बाद आए हुए एग्जिट पोल्स गोदी मीडिया की उपज, यानी एग्जिट पोल्स को ममता बनर्जी ने भी नकारा है। वही यहां पर ममता बनर्जी ने तीसरी बात जो कही है वो एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर लूं, आप वहां से यानी काउंटिंग रूम से नहीं निकलेंगे, नहीं हटेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को कह रही हैं। ये 3 हाइलाइट्स हैं यहां पे ममता बनर्जी की। लेकिन दूसरी तरफ एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं जिस पर भरोसा नहीं कर रही है ममता बनर्जी भी। वही कांग्रेस सांसद और देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी, उनका मानना है
कि एग्जिट पोल्स सही नहीं होते हैं। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि भारत में एग्जिट पोल अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मौसम पूर्वानुमानों के तरह हो गए हैं। भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कल, और ये भविष्यवाणी कहाँ होती है, ये अभिषेक मनु सिंह भी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भविष्यवाणी क्या होती है। भविष्यवाणी होती कल तूफान आएगा, और नतीजा क्या रहता है, हकीकत क्या है, तेज धूप निकलती है। हर चुनाव में सर्वेक्षणकर्ता आत्मविश्वास से सुनामी की भविष्यवाणी करते हैं और मतदाता मतदान के दिन चुपचाप उन्हें तैरने का सबक भेज देते हैं। ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। कमोबेश हर चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स को लेकर ऐसी ही दुविधा रहती है कि इन्हें गंभीरता से लिया जाए या फिर मजाक की तरह देखा जाए। इस बार सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स चर्चा में हैं। दरअसल पिछले 2021 विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने बंगाल में भाजपा की मजबूत स्थिति का अनुमान लगाया था। अब की बार 200 पार के नारे लगाते थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। दीदी ओ दीदी, ये भी नारा था, और 2 मई दीदी गई, उस समय 2 मई को रिजल्ट आया था। ये 3 नारे थे, और उसमें चौथा जो उसमें और जो एक सबसे बड़ी चीज थी, उस समय नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी जो है वो बढ़ा ली थी रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह, और एग्जिट पोल बिल्कुल वैसे ही आए। एग्जिट पोल में वो अनुमान जैसा था, उसी अनुमान के हिसाब से मजबूत स्थिति भाजपा की दिखाई गई। लेकिन नतीजों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। तो अब इस बार लोग डर डर के अपना आकलन बता रहे हैं। वैसे बुधवार को जारी ज्यादातर एग्जिट पोल सर्वे में बीजेपी की जीत का ही अनुमान लगाया गया है, डीबी लाइव को छोड़कर और एक आध और को छोड़कर। कुछ ही एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो टीएमसी को जिता रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। इनके जो मालिक जो रो रहे थे, याद है ना, जो एक चैनल पे रो रहे थे। एक्सिस माई इंडिया ने तो अपना अनुमान दिखाया ही नहीं इस बार। कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं प्रदीप गुप्ता, वही रो रहे थे। प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि उनकी कंपनी यानी एक्सिस माई इंडिया पश्चिम बंगाल पर एग्जिट पोल के आंकड़े जारी नहीं करेगी, क्योंकि उसे पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि सैंपल नहीं मिल पाए हैं। गुप्ता जी ने कहा है कि देखिए, एक्सिस माई इंडिया का तरीका लोगों से आमने सामने बात करना है, और जब हमने पहले चरण के बाद बात करने की कोशिश की तो करीब 60-70% लोगों ने अपनी जुबान पर ताले लगा लिए थे। वे हाँ या नहीं कहने के लिए भी तैयार नहीं थे। प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं कि इसे भय का माहौल से भी जोड़ा जा सकता है कि वहां पर कैसा भय का माहौल है कि लोग बोल भी नहीं रहे हैं। अब प्रदीप गुप्ता जी के इस बयान से न केवल एग्जिट पोल्स पर संदेह बढ़ रहा है, बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसने पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या तैयारी की है कि लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। जब वोट डालना था तब भी डर था, और अब वोट डालने के बाद अपनी राय जाहिर करने का समय आया है तब भी डर है। ये डर चाहे टीएमसी का हो या बीजेपी का हो, इसे दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, और वो इसमें नाकाम दिख रहा है। और इन सब के बीच क्यों आखिर लगातार एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है? आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि 4 मई को यानी सोमवार को आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पश्चिम बंगाल के लोग डरे हुए हैं। क्या बीजेपी हार या जीत, दोनों हालात में, दोनों स्थिति में देश के लोगों के लिए डर का सबब बनती जा रही है? पश्चिम बंगाल में, जी हां, पश्चिम बंगाल में आखिर नतीजे से पहले बड़ा खेल कुछ होने वाला है क्या? और क्यों यहां पर बुरी तरह फंसी हुई भाजपा दिखाई देती है? क्योंकि यहां भाजपा का स्टेक काफी दांव पे है। इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। यहां 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डीबी लाइव के एग्जिट पोल को भी आपने देख लिया था स्वामी जी, और
अभी एक एग्जिट पोल चल रहा है, किसी चैनल पे देख रहा था मैं, जहां 200 पार का नारे बुलंद हो रहे हैं भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में, और एक्सिस माई इंडिया का तो आया ही नहीं, और कई लोगों के आए हैं बिल्कुल खुल के, और कई लोगों ने तो वहाँ केरल तक में सरकारें जो हैं वो किसी और की बना दी हैं। तो ये सब है, क्या कहेंगे इस पे आप, और ख़ासकर पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी का बयान क्या मायने रखता है? देखिए, मैं उस चर्चा में राजीव जी था जब डीवी लाइव अपना एग्जिट पोल कर रहा था, और मैं पूरी तरह से आपके एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। आपका जो एग्जिट पोल है वो अंडर एस्टिमेशन है। टीएमसी को कम से कम 225 सीटें मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, किसी भी आदमी को मान लीजिए दाढ़ी बढ़ानी हो और वो ये सोचे कि उसकी शक्ल शायद दिखने लगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्तित्व जो है विश्व में ढूंढे नहीं मिलता, ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। लेकिन हुआ क्या कि जो फोटो कोई आदमी अपनी दाढ़ी बढ़ा के सोचे कि रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलाई जाए, लोग उसको आसाराम से मिलाने लगे। अच्छा, देखिए, इसमें बहुत बड़ा खेल है राजीव जी, एक बहुत बड़ा खेल है। मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा शेयर का एक्सपर्ट जो था वो ऑडियंस को संबोधित कर रहा था। अच्छा, उसने जब अपना संबोधन पूरा किया तो एक व्यक्ति उठा, उसने कहा कि साहब, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके कारण मुझे बहुत करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। बड़ा खुश हुआ वो ब्रोकर। उसने कहा, भाई ये तो देखिए मेरा एक प्रशंसक मिल गया। तो उसने कहा, कैसे तुम्हें फायदा हुआ? उसने कहा, सर, जब आपने कहा खरीदो तो मैंने बेच दिया, जब आपने कहा बेचो तो मैंने खरीद लिया, और मैंने करोड़ों रुपए का फायदा उठा लिया। देखिए, इस समय वही खेल हो रहा है राजीव जी, भारत के अंदर जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। डोनाल्ड ट्रंप भी शेयर मार्केट में फायदा उठा रहे हैं, उतार चढ़ाव का। मैं आपको लिखित देता हूं, ये केवल एग्जिट पोल इसलिए कराए गए हैं ताकि इनके बड़े बड़े पूंजीपति जो है अपने शेयर्स बेच के निकल जाएं, और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे और शेयर मार्केट टूटेगा, उनका नुकसान ना हो। आपको याद होगा जब 4 जून 2024 का चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे थे, उसके पहले अमित शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शेयर खरीद लो, भरपूर फायदा होगा जी, जबकि उनको अधिकार नहीं था। वो सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर होना चाहिए जिसको रिकमेंडेशन देने का अधिकार होता है, लेकिन वो माननीय गृह मंत्री हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद 7% शेयर मार्केट बढ़ा था, और जब रिजल्ट आया था 7% शेयर मार्केट गिरा था। 14% का बिचौलियों ने और दलालों ने पैसा कमाया था। मैं लोगों से ये निवेदन करता हूं, आज मार्केट गिरा, करीब 1.5% गिरा, और उसके बाद उठा, थोड़ा रिकवर हुआ, 0.7% गिरा। लेकिन ये केवल शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने की बात हो रही है। वास्तविकता ये है जैसे विश्व की परिस्थिति है। और मेरा ये मानना है राजीव जी, केवल बंगाल की बात नहीं करूंगा, 5 स्टेट में बीजेपी हार रही है। और एक चीज और कहता हूं कि अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने ज्यादा हेरफेर कराने की कोशिश की, वो करने की कोशिश की जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में उन्होंने किया है, ऐसा न करें। मेरा उनसे निवेदन है, ऐसा न करें, क्योंकि हम 144 करोड़ लोग, बंगाल का जिस प्रकार की परिस्थिति है और जो ममता बनर्जी ने वहां स्टेटमेंट दिया है, उसके अनुसार देश के अंदर लोकतंत्र संविधान की हत्या करने की कोशिश न करें, वरना ऐसा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी अहिंसात्मक बंगाल की धरती से शुरू होगा, जिस बंगाल की धरती ने हमेशा क्रांतिकारी दिए हैं और वीर सेनानी दिए हैं। अहिंसात्मक, गांधीवादी, कोई हिंसा नहीं। लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र संविधान से कोई छेड़खानी करने की कोशिश न करे। जनमत भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सेंट्रल फोर्सेस से एक 84 साल के आदमी को वो मृत पाया गया इसलिए, और किस प्रकार से पिटाई हुई है, किस प्रकार से जो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके वोट काटे गए हैं, जिस प्रकार से इतनी सेना वहां खड़ी कर दी गई सेंट्रल रिजर्व पुलिस की, जितनी की पूरे अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ी कर दें तो पीओके को हम वो कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। देखिए, बंगाली जो मानस है वो आहत है, वहां के लोग जो हैं वो आहत हैं। उसका उन्होंने बिल्कुल बीजेपी का तिरस्कार किया है, और आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा, अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश न की, 225 सीटें टीएमसी को मिलेंगी और 5 स्टेट बीजेपी हारेगी।
पांचों स्टेट आपको लगता है बीजेपी हारेगी? जरा थोड़ा सा एक कमेंट और भी चाहता हूं। जब पश्चिम बंगाल को लेकर और खासकर जो एक्सिस माई इंडिया का जिक्र, चूंकि पब्लिक में है तो जिक्र करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक्सिस माई इंडिया का एक बड़ी एजेंसी, सर्वे एजेंसी, जिसके मालिक साहब जो हैं वो रो रहे थे, आपको याद होगा, जब 400 पार नहीं हुआ था तो। और इस बार पश्चिम बंगाल पे नहीं देने के पीछे क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है? वो जो कह रहे हैं वही सही है कि 100 में से 70 लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं? हमारे साथी प्रफुल्ल जी भी जुड़े हुए हैं, वो और बताएंगे कि क्या पश्चिम बंगाल के लोग इतने डरपोक हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के लोग डरपोक हैं और मीडिया के सामने नहीं बोलते हैं। हमारी सहयोगी संगीता मजूमदार कल थी और सब खुल के बोल रहे थे, नाम लेके बोल रहे थे। आपने देखा अपने चैनल पे, नाम ले रहे थे, बोल रहे थे दीदी को हम वोट दे के आ रहे हैं, खुल के बोल रहे थे। तो यहां पर क्या आखिर कारण हो सकता है स्वामी जी? अच्छा राजीव जी, एक चीज बताइए, जिन प्रदीप गुप्ता जी का नाम लिया उनकी एजेंसी को आपने बड़ी एजेंसी बताया। जहां तक मुझे सही पता है, याद है, बताते हैं लोग जी। तमिलनाडु के अंदर जो उन्होंने फोरकास्ट किया है, जो प्रोजेक्शन दिया है, जरा उसको देख लीजिए जी, तब आपको पता चलेगा कितनी बड़ी एजेंसी है। देखिए सीधी सी बात है, जनमत दिखाई पड़ रहा है, लोगों का उद्वेग उद्गार दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से वहां के मानस को इन्होंने उत्पीड़ित किया है, पूरे हिंदुस्तान के नॉन बंगाली स्पीकिंग लोगों को इन्होंने बंगाल के अंदर भेजा है। ये कोई कहना, क्योंकि बाकी जितने भी इनकी एजेंसी और ज्यादातर एजेंसीज ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, नाम नए नए आपको सुनाई पड़ जाते हैं, जो नाम अपने जिंदगी में कभी नहीं सुने। किसी भी आदमी आज तक आपको कोई मिला क्या राजीव जी जिसने कहा हो कि मेरे पास एग्जिट पोल पे किसी पोलस्टर ने आके बात की? कोई नहीं मिलेगा। ये सब फर्जीगिरी है, ये केवल हेरा फेरी करने का इनका एक तरीका इन्होंने ढूंढा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर वहां की जनता ने दिखा दिया है, वहां के वोटर्स ने दिखा दिया है, अगर ये दुस्साहस चुनाव आयोग ने किया तो ये ऐसे गांधीवादी तरीके से एक आंदोलन शुरू होगा जिसको हमारे देश के लिए शुभ संदेश होगा। क्योंकि जिस प्रकार से वर्ल्ड की परिस्थिति आज बन रही है, जैसे तेल के दाम $125 पर बैरल हो गए, 95.40 का रुपया हो गया है, इतनी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति है राजीव जी। अगले 2 महीने अगर ये युद्ध नहीं रुका, हमारे देश के मध्यम और गरीब लोगों की हालत जीने योग्य नहीं रह जाएगी। तो मैं तो निवेदन करता हूं, कोई हेराफेरी न करे, क्योंकि हम चाहते हैं एकजुट भारतवर्ष रहे, 145 करोड़ मिलजुल के रहें, जिसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिंदू मुसलमान को लड़ा के, बंगालियों के खिलाफ धड़ा फैला के इन्होंने वो सब कुछ किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर एक अलग परिस्थिति, अलग हालात यहां पर निर्मित होते हुए, और पश्चिम बंगाल को लेकर आखिर क्यों इतनी चर्चा है? तमाम एग्जिट पोल अलग अलग, लेकिन यहां पर अलग अलग राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन उसमें पश्चिम बंगाल और उसमें भी एग्जिट पोल, और इसको लेकर सत्ता पक्ष, इसलिए पीयूष गोयल का नाम यहां मैं स्पेशली उनके बयान को यहां पर आप लोगों के सामने रखा, सत्ता पक्ष। जरा प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहता हूं एग्जिट पोल को लेकर, और ये क्या एक गणित है कि जितने भी, देखिए चाहे किसी भी राज्य में, यहां तक कि झारखंड का चुनाव हुआ था, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुए थे, वहां भी मतलब ये तो बहुत आसान है। आप भी सर्वे किए हुए हैं प्रेम कुमार जी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत आसान है। जब तक भाजपा सत्ता पे है, आप आंख मूंद कर भाजपा को जिताते रहिए, एग्जिट पोल में आपके बल्ले बल्ले होंगे। या तो जीत गए, नहीं जीते, 10 में से 7 कहें तो 10 में से 7 जगह तो जीत ही जाएंगे। मैं बैठा हुआ था, एक अच्छा इशू उठा, वहीं से आपके प्रश्न का भी जवाब बनता है। वो इशू ये था कि जो एग्जिट पोलर्स हैं, वो एग्जिट पोलर्स 90% सही हुए हैं और 10% गलत हुए हैं। आप 10% को लेकर के हल्ला करते हैं। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक तरीके से पोल्स होते हैं, तो इस पर भरोसा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही गई, लेकिन यहाँ जो बात नहीं कही जा रही है वो ये कि एग्जिट पोल को आप 2014 से पहले या 2014 के बाद करके देखिए, और आप पाएंगे कि एग्जिट पोल 2014 के बाद ज्यादा सही हुए हैं और कम गलत हुए हैं। लेकिन ज्यादा सही होने में ही बेईमानी है।
मैं इसलिए बोल रहा हूं, दरअसल क्या है कि बीजेपी ज्यादा स्टेट्स जीती है और अपोजिशन कम स्टेट्स जीता है। और जो एग्जिट पोल्स हैं वो बीजेपी के लिए जो कोई भी संभावना रहती है उसको हमेशा थोड़ा बढ़ा करके दिखाती है, और अपोजिशन को टक्कर में दिखाना, पीछे दिखाना, एक तरफा उसके अगेंस्ट में स्वीप होना, इस तरह के परसेप्शन घटती है। तो जो कम एग्जिट पोल जो कम सही हो रहा है, जहां पर अपोजिशन हार रहा है, वहां पर तो 100% गलत हो जा रहा है, क्योंकि वहां भी वो वही दिखाना चाहता है जहां बीजेपी जीत रही है उसके मुकाबले में। ये एक फैक्ट है। तो एग्जिट पोल को गलत हम क्यों बोल रहे हैं? ये एक वैज्ञानिकता के हिसाब से एग्जिट पोल नहीं हो रही। इसमें दरअसल पहले जब एग्जिट पोल हुआ करता था, मान लीजिए हम जब छोटे थे स्क्रीन पर देखते थे तो प्रणव राय को देखते थे। आपको दिवंगत हो गए हिंदी के चैनल के उनके मित्र, जुबान पर नाम नहीं आ रहा है, आपके जुबान पे आए तो जोड़ देंगे, मैं भूलता हूँ, आपको पता है। तो इन लोगों को जब मैं देखा करता तो ये पत्रकार विनोद दुआ की बात कर रह हैं आप विनोद दुआ की बात कर जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ मैं काम भी किया हूँ, विनोद दुआ जी के साथ में। तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी जुबान से जब एग्जिट पोल आता था तो एक क्रेडिबिलिटी होती थी, क्योंकि एग्जिट पोल को वो परखते थे उसी वैज्ञानिकता से, कैसे आपने किया है, कौन सा आधार लिया है, कौन सा सोशल पैटर्न है, कौन सा पॉलिटिकल है, कितना वर्बल है, कितना रिटन है, सब तरह की वो चीजें लेते थे। और ये मौखिक रूप से सुनाया गया किस्सा है, इसलिए मैं इतने विश्वास के साथ बता रहा हूँ। तो ये हम छोटे में देखते थे, बड़े में हमने उनसे बातचीत भी की, समझा भी। तो उसके बाद हुआ ये कि वो क्रेडिबिलिटी को आज जो सर्वेयर्स कर रहे हैं वो क्या है, बाजार के खड़े किए हुए कुछ लोग हैं जो नित्य दिन अपनी कंपनियों के नाम बदलते हैं, अपनी विश्वसनीयता खो चुके होते हैं, और उसके बाद में पत्रकारीय वैल्यू शून्य होता है, वो सिर्फ कारोबारी बनकर रह गए। एक बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा ये है कि ये जो लोग इस चीज में हैं, इसका न्यूज चैनल के साथ में एक होता है, एक अलायंस होता है। तो न्यूज चैनल में जब ये पेश होता है तो उसका पत्रकारीय वैल्यू उसमें आ जाता है। और आज के जो न्यूज चैनल्स हैं उस तरह से प्रणव राय और विनोद दुआ की तरह उनके साथ में पूछताछ नहीं करते। हमने तो देखा है, हमारे कई मित्र बताते हैं, इस समय में चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना होता है, कि सर्वे कर रहे हैं, एग्जिट पोल कर रहे हैं, और लास्ट आवर में एडिटोरियल को एक पर्ची में लिख के दे दिया जाता है, मैं आ रहा हूं, फोन लेके भाग गए, अब वो टाइम हो रहा है, वो क्या करे, कुछ भी आंकड़ा भर दो, एग्जिट पोल हो गया। ऐसे करके भी एग्जिट पोल हुए हैं, और बाद में हुआ अरे मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, भागा भागी दौड़ा दौड़ी करके एग्जिट पोल होते हुए भी हमने देखा है। ये भी एक सच्चाई है, मैं एकदम रियल बात बता रहा हूं। तो एग्जिट पोल की जो विश्वसनीयता है इसलिए खत्म हुई है कि अब एग्जिट पोल को दरअसल कोई गाइड करता है, उसके साथ इसका गठजोड़ हो चुका है, उसका शेयर बाजार में भी मुनाफा कमाने का उद्देश्य होता है, राजनीति के बाजार में भी उद्देश्य होता है, और एक सबसे बड़ा जो इसका मकसद होता है कि वातावरण ऐसा बना के रखो ताकि अगर विपक्ष सत्ता में है तो वहां के अधिकारियों को धमकाया जा सके, बेटा कल से तो हमारे अधीन में आओगे, तुम अभी से बात मानना शुरू कर दो। ये उसका मकसद होता है। अगर अपनी सरकार है तब तो एक घुड़की में काम हो जाता है। तो आप देखेंगे एक पैटर्न, आप जरूर इस रिजल्ट के बाद देखिएगा, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि जहां पर बीजेपी है सत्ता में वहां तो बहुत आसानी से उनकी सत्ता जाती नहीं, जाना भी नहीं, चूंकि उनका बना हुआ है। तो उनको एग्जिट पोल वाले उनको बढ़ चढ़कर बताते हैं, वो जानते हैं वो हारने वाला नहीं, उनके पास पूरा सिस्टम है। और जहां अपोजिशन होता है वहां पर बढ़ चढ़ करके इसलिए बताते हैं कि माहौल बनाओ और इसको भगाओ। तो उसमें कभी कभी एग्जिट पोल फेल हो जाता है, तो लगता है कभी कभी क्या ज्यादातर बार फेल हो रहा है, और इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि जैसे बंगाल में फेल होता है, बिहार में भी फेल हुआ था, झारखंड में भी फेल हुआ था, हिमाचल में फेल हुआ था, कर्नाटक में फेल हुआ था, जम्मू कश्मीर में फेल हुआ था, मध्य प्रदेश में फेल हुआ था, इवन छत्तीसगढ़ में उल्टा हुआ लेकिन वहां भी फेल हुआ था। तो फेल तो राजस्थान में भी उम्मीद के हिसाब से उसके रिजल्ट नहीं आए थे,
ये पूरे देश में, महाराष्ट्र में हम अलग किस्म से फेल होते हुए हमने देखा था, लोकसभा चुनाव में फेल हुआ, लोकसभा चुनाव में पूरे देश में फेल हुआ। भाई बंगाल की बात करें तो बंगाल में तो इसी पैटर्न पर पिछले चुनाव में एग्जिट पोल दिखाए गए थे। मैं तो याद करता हूं कि उस समय ऐसे ही एग्जिट पोल में मैं टीवी चैनल पर बैठता था और मैं जब कहता था कि नहीं दीदी गई, ये बात गलत है, दीदी पक्का आ रही है, तो मेरी बात हम अकेले पड़ जाते थे और हमें कहा जाता था कि आप सब लोग एक तरफ बोल रहे हैं एग्जिट पोल और आपको एग्जिट पोल और उसके साइंस में भरोसा ही नहीं है, आप तो बायस्ड हैं। लेकिन बायस्ड कौन निकले? वो पूरा कुनबा, वो गैंग निकला जो कि एग्जिट पोलर्स का गैंग है, जो सत्ता के साथ उसकी तालमेल है और वो पश्चिम बंगाल में दीदी को भगा रहे थे। इसी पैटर्न पर इस बार भी वो रिपीट कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये एग्जिट पोल सही होते हैं, तो क्या इसका मतलब होगा कि एग्जिट पोल वैज्ञानिक हो गया है? नहीं। अगर ये एग्जिट पोल तभी सही होंगे जब ये पूरा सिस्टम जो हैक करने की कोशिश हुई है, SIR से लेकर के केंद्रीय पुलिस बल के डिप्लॉयमेंट से लेकर के और पूरी तरीके से अधिकारियों पर कब्जा, सिस्टम पर कब्जा और इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश, 27 लाख वोटर्स को वोट से हटा देना और ये सारी घटनाएं जो घटी हैं, ये चुनाव को हैक करने की कोशिश कही जाएगी। ये एग्जिट पोल का सही होना भी नहीं कहा जाएगा अगर वो सही हो भी जाते हैं, क्योंकि ये एक गैंग की तरह काम कर रहा है कि कैसे अपोजिशन से हम सीटें राज्य छीने। ये संघीय व्यवस्था के खिलाफ ये गैंग काम कर रहा है। ये देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए इस समय जो जनता की भावना है उसको पकड़ने की जरूरत है। आप जो एक पॉइंट उठा रहे थे, एक्सिस वाले जो ये कह रहे हैं कि लोग बता नहीं रहे हैं कि किसको वोट दिया, ये बात सच है, नहीं बता रहे हैं, लेकिन किसको नहीं बता रहे हैं? वो जब देखता है गोदी मीडिया का माइक है, यो जब देखता है कि गोदी मीडिया का सर्वेयर है, तो उसको वो नहीं बताता है। वहां बोलता है कांटे का टक्कर है, कोई नहीं जानता है, हमें नहीं पता है, कोई भी जीत सकता है। वो मुंह नहीं खोलता है और जानता है कि कौन गोदी मीडिया है, कौन सच्चा मीडिया है। तो वो क्यों इस लफड़े में पड़े, क्यों पुलिस प्रशासन की नजर में आए, क्यों किसी राजनीतिक दल की नजर में आए, तो वो चुप है। तो एक्सिस माई इंडिया वाले भी जो बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं कि उसका माइक पहचानता है, उसके लोगों को लोग पहचानते हैं कि ये वही है जो रोया था, इसीलिए रोया था क्योंकि सत्ता के साथ खड़ा था और आज इस बार फिर आएगा, फिर गोंडोगोल करेगा। बंगाल में गोंडोगोल करना बोलते हैं, तो ये गोंडोगोल इनको करने नहीं दिया जाएगा, तो हम इसको बताएंगे ही नहीं। तो ये भी सच है, ये पूरे एग्जिट पोल का जो सच है वो हम बता रहे हैं। इस एग्जिट पोल को विश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं हम। जरा प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं जल्दी से। प्रशांत जी, एग्जिट पोल को आपने बहुत नज़दीक से कंडक्ट करवाया है अलग अलग चैनलों में रह के, और अभी मैं उसके मेथोडोलॉजी पे इन सब पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन ओवरऑल इसके पीछे सियासत आज की तारीख में उस पर बात ज़रूरी है। और लगातार अब कल से, और जैसे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने जैसे बताया कि ये पूरा का पूरा खेल जो है शेयर बाजार का है, और इसको खुले तौर पर इन्होंने कह भी दिया था, अमित शाह ने कह दिया था। आप भी याद कीजिए 4 तारीख को काउंटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले जैसे ही मतदान खत्म हुए, पूरे फेजेस के 7 फेज में मतदान होना था, उसके बाद लोकसभा चुनाव की बात, उसके बाद ओपनली बिल्कुल कह के कि शेयर बाजार में पैसा लगा लो, बहुत कमाओगे। जब आप ये कहेंगे, और वो भी देश का गृह मंत्री कह रहा है, तो ये साफ समझ में आता है आप इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही काम कर रहे हैं, कभी हाँ कभी ना कर रहे हैं। वहां पर भी ईरान में जब वो कहते हैं कि हाँ मैं हमला करूंगा, शेयर मार्केट डाउन। जब कहते हैं अब सीज फायर, शेयर मार्केट अप। हॉर्मुज खोल दिया जी, कल खोल रहा हूं, शेयर मार्केट अप। हॉर्मुज बंद कर दिया, शेयर मार्केट डाउन। ये जो लोग शेयर बाजार को समझते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे यहां शॉर्ट टर्म में कमाया जाता है, कैसे इंट्राडे में कमाया जाता है। ये सारी चीजें लोग जानते हैं अच्छी तरह से, यहां लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है प्रशांत जी कि क्या यहां पर हमारे देश में भी वही खेल चल रहा है? पहली बात। दूसरी बात, यहां प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद बहुत सारे एग्जिट पोल सही हुए। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी चूंकि इन्होंने कहा है, और बहुत सारे सही कैसे हो रहे हैं भाई? जब सैया भोए कोतवाल अब डर काहे का वाली हालत है, जब ये है कि आप कुछ भी कर लो,
आएगा तो मोदी ही। जब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करोगे तो मैं वही कह रहा हूं कि किसी को एग्जिट पोल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बीजेपी को जिताते रहिए और वहां पर पूरी मशीनरी जिताने में लगी हुई है, चाहे वो ईवीएम के थ्रू हो, चाहे इलेक्शन कमीशन में सारा आ जाता है उसके थ्रू हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज के थ्रू हो, चाहे आप वहां लोकल फोर्सेज के थ्रू हो, चाहे और कई सारी धांधलियां करके हो। 17C की बात करें, 17A की बात करें, 17B की बात करें, सबको किनारे रख दीजिए। ये सारी चीजें, इसलिए जरा इस सियासत को जरा समझने समझाने की जरूरत है। जरा प्रशांत जी बहुत नजदीक से इसको, चूंकि आप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मंचों पे इसको लेकर बहुत सारा काम करते हैं, इसलिए आपसे बेहतर और कौन बताएगा। चल क्या रहा है बताइए। मैं तो अपना निजी अनुभव बताता हूँ राजीव जी। एग्जिट पोल या न्यूज रूम में बहुत सारी चीजें, आप भी एक बड़ा न्यूज रूम चलाते हैं और आप भी सर्वेस करते हैं। एग्जिट पोल, अब मैं हमारी आपकी तो बात भी होती है फोन पे, लेकिन आपने तो मुझे नहीं बताया एग्जिट पोल की फिगर्स क्या हैं। मैं टीवी के स्क्रीन पे देखी आके जी। एग्जिट पोल जब होता है किसी चैनल में, आइडियली हमारे समय में, तो उसकी जो सीक्रेसी है वो बजट पेपर्स जैसी होती है। कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है। छोटी सी एक टीम काम करती है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट टीम होती है, ग्राफिक्स बनते हैं, कुछ ही उसी दिन कुछ घंटे पहले वो फिगर्स दी जाती हैं। उस पर बहुत काम होता है, जो बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें शुरुआत में डेटा में बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके वगैरह भी, तृणमूल कांग्रेस नहीं लिखा जाता, ABCD लिखी जाती है। बाद में वो उसको एडिटर जो है कन्वर्ट करवाता है, क्योंकि थोड़े से लोगों को मालूम होता है, एजेंसी को मालूम होता है या उस संपादक को मालूम होता है जिसने कमीशन किया। ये तो एक आइडियल तरीका है। लेकिन ये जो आजकल हो रहा है, जो प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे, उनकी बात से आंशिक रूप से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि वो सारे सर्वे सही होते हैं जहां बीजेपी जीतती है। अब बीजेपी जीतती है जहां पे, वो बीजेपी की जीत संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, वहां पे वो जीतता हुआ दिखाते हैं। अब जरा ये जो व्यक्ति, जो ये पूरे एग्जिट पोल वाले जो लोग हैं, ये पता नहीं बहुत सारे कंपनियां नई नई आ गई हैं। ये कंपनियां डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है। एग्जिट पोल मार्जिन ऑफ एरर के बीच में काम करता है। गलती अमेरिका में भी होती है, गैलप पोल्स जैसे जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन इतना गलती नहीं होती है कि इधर का उधर हो जाए पूरा। ये प्रदीप गुप्ता 400 पार करवा रहा था, उसके बाद रो रहा था वहां पे बैठा हुआ। इससे अब ये कह रहा है कि उससे कोई बात नहीं कर रहा। 70% लोगों ने बात करने से मना कर दिया। अभी आपने बताया, हम लोग लाइव थे और हमारी करस्पॉन्डेंट, हमारी सहयोगी संगीता सीआरपीएफ के घेरे में, यानी जो सीआरपीएफ दिल्ली की सरकार ने भेजी है, उसके घेरे में लोग खड़े होकर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को वोट देंगे, और इस प्रदीप गुप्ता से लोग बात नहीं कर रहे हैं। हजारों वहां पे करस्पॉन्डेंट पत्रकार गए हुए हैं, तमाम तरीके के वीडियो आ रहे हैं, सबसे लोग बात कर रहे हैं। बड़े खुले तौर पे यंग लड़के लड़कियां बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए हमको, बंगाल की संस्कृति क्या है वो। तो क्या केवल प्रदीप गुप्ता से लोगों ने बात करने से मना कर दिया? अब इससे जोड़िए आप कि इसने तमिलनाडु में क्या किया। तमिलनाडु में ये डीएमके की सरकार नहीं बनवा रहा है, तमिलनाडु में ये विजय की सरकार बना रहा है। निश्चय हम भी मानते हैं, आपके भी सर्वे में है कि विजय को अच्छी सीटें मिलेंगी, उनकी जो पार्टी है टीवीके को अच्छी सीटें मिलेंगी, और वो उभरती हुई पार्टी है, उसका भविष्य जो है वो दिखाई दे रहा है, और वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नया प्लेयर जन्म ले रहा है। लेकिन वो सरकार बनाने जा रहा है, ये तो कोई भी नहीं कह रहा।
ये कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको कहा गया है कहने को। तो शायद वेस्ट बंगाल के बारे में जो इनसे कहा गया होगा, तो इनकी हिम्मत नहीं हुई है उसको दिखाने की। अब एक और आपको चुटकुला सुनाते हैं। एक गोदी मीडिया है, उसका हिंदी चैनल भी है, बांग्ला चैनल भी है। जी। उस गोदी मीडिया का हिंदी चैनल कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है वेस्ट बंगाल में, और उसका बांग्ला भाषी चैनल कह रहा है तृणमूल की सरकार बन रही है। क्या अलग अलग एजेंसियां थी? क्या अलग अलग लोगों से बात किया है? तो ये पूरी जो कहानी है एग्जिट पोल वालों की, वो बेसिकली सरकार से मैनेज होते हैं ये लोग, पार्टी से मैनेज होते हैं। ये कार्यकर्ता है बीजेपी के, और ये लोकतंत्र के सहयोग के, लोकतंत्र के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे 4 तारीख को कि क्या होता है। लेकिन ये एग्जिट पोल की जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे गलत नहीं होता। ठीक है कि लोग बात नहीं करते हैं, मुश्किल होता है। हम लोग भी चुनाव फील्ड में जाते हैं, चीज बहुत साफ तरीके से लोग नहीं कहते हैं। कई बार आपको तो अंदाज लगाना पड़ता है, लेकिन आपको अंदाज मिल जाता है कि क्या हो रहा है, जब तक कि इलेक्शन कमीशन ही धांधली ना कर दे, जब तक कि चुनाव आयोग ही उसमें गड़बड़ ना कर दे, जब तक कि उसकी प्रोसेस जो है अगर वो सैक्रोसेंट है, अगर उसकी प्रोसेस पवित्र है, उसमें ईमानदारी है, तो मेरा दावा है राजीव जी कि आपको, अगर आपने 4-5 दिन बिताए हैं उस राज्य में, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि क्या हो रहा है, अगर अपसाइड डाउन हो रहा है तो। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पूरा कैंपेन चला ममता बनर्जी का और बीजेपी का, आप देखिए कि बीजेपी के स्पीचेस में और ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस की स्पीचेस में कितना अंतर है। और वो अंतर मैंने 20 वीडियो देखे हैं जो अलग अलग पत्रकार गए हुए हैं, उनसे लोग बात कर रहे हैं। प्रदीप गुप्ता से लोगों ने बात नहीं की है, और सारे लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति क्या है। तो बीजेपी को सोचना होगा। हम सेकेंड राउंड में बात करेंगे इस बारे में। और एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देश की आर्थिक स्थिति राजीव जी बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार जो है $127 तक पहुंच गया है, रुपया 95 के आसपास है। 27,000 करोड़ रुपए का महीने का घाटा हो रहा है हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। और जो मोटा मोटा अंदाज है एक्सपर्ट्स का, वो कम से कम 25 रुपए का गैप आ गया है पेट्रोल के प्राइस में। अब क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि 29 तारीख की पोल खत्म होगा तो नरेंद्र मोदी दाम बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसको होल्ड किए हुए हैं। जी। कब राहुल तक गांधी होल्ड की बात करेंगे? सही ना हो जाए, राहुल गांधी की बात सच ना हो जाए। क्योंकि राहुल कब तक होल्ड करेंगे? 27,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, और वो घाटा बढ़ रहा है। वो घाटा किसके उसमें जाएगा? खाते में, भारत सरकार के खाते में जाएगा, जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा उसका। बिल्कुल। और इसको कोई संपादक, कोई भी जो विश्लेषक हैं, जो बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं, टीवी चैनलों में बैठ के आते हैं टाई वगैरह लगा के, ये कोई नहीं उठा रहा है सवाल कि जब भारत की सरकार, भारत के ऊपर इतना आर्थिक विषमता है, तो प्रधानमंत्री डमरू बजा रहा है वहां पे। प्रधानमंत्री जो है वो CCEA की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग क्यों नहीं कर रहा है? वो डमरू क्यों बजा रहा है? डमरू बजाने से क्या जो अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम है वो कम हो जाएगा? क्या हरमोज खुल जाएगा डमरू बजाने से? जी राजीव जी, ये जो डराने वाली राजनीति है जो अभी करके आए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये डमरू और त्रिशूल को किसी ने आज बहुत अच्छे ढंग से जस्टिफाई करने की कोशिश किया। बोला डमरू बजा के बताते हैं कमल का फूल, और अगर नहीं किए
अगर कर दिए भूल, यानी बटन दबाने में कर दी भूल, तो फिर ये त्रिशूल समझ गए होंगे आप लोग। खैर, आना चाहता हूँ अमलेंदु जी, प्रशांत जी की आवाज़ बढ़ो। जी जी जी, ममता बनर्जी को साबित नहीं करना है कि वो बंगाली हैं। बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नेता मछली लेके नहीं जा रहा था। ये 5-5 किलो की रोहू मछली लेके नामांकन पत्र भरने जा रहे थे बीजेपी के नेता। जी मंगलवार को मछली खा रहे थे ये गोली मारो वाले अनुराग जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, जल्दी से आपके पास प्रफुल्ल जी को रोक के रखा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत कुछ इनके पास है। अभी ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा हमारा विश्लेषण सुन लें। फिर तो ये अभी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद की, अच्छा तुम लोग बोल लो फिर मैं बताता हूँ। तो इनके पास आते हैं। लेकिन अमलेंदु जी अमलेंदु जी, ये इसके पीछे की सियासत क्या है? कल से लेकर आज तक क्या सब कुछ वैसे ही है? यानी ममता दीदी का जो 9 मिनट का वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि काउंटिंग सेंटर से तब तक मत उठना जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर लूं, और 2026 में 226 सीटें आ रही हैं, ये कुछ भी दिखाएं, कुछ भी बताएं। आपको भी लगता है ऐसा ही है या कुछ और है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी राजीव जी, आपको याद हो कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोकसभा के चुनाव में हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे, मैंने उस समय एक बात कही थी कि बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और जब तक कि सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आ जाए काउंटिंग एजेंट जो है वो छोड़कर ना निकले। और राजीव जी, उत्तर प्रदेश में खास तौर से उस चीज का ध्यान रखा गया और कई सीटें जो थी वो बीजेपी के मुंह में जाने से लोगों ने बचा ली। इस तरह की चीजें हुई थी। ममता बनर्जी जो कह एक रही है बिल्कुल एग्जाम्पल सही है, कह रही है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसमें है, आनंद भदौरिया। आनंद भदौरिया जी, ने मेरे जी। साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट 3 किया घंटे है का आपके साथ किया जी। और उन्होंने अपने सर्टिफिकेट को सबसे पहले भिजवा दिया अपने साथियों के थ्रू घर पे, और जैसे पे, वो जी। निकले हैं बाहर, गुंडों ने घेर लिया। और करते क्या थे गुंडे, जो दूसरी पार्टी के गुंडे थे, वो करते ये थे कि सर्टिफिकेट छीन के पहले फाड़ फोड़ के उसके बाद में फिर वापस मार पिटाई। ये स्थिति थी। ये उत्तर प्रदेश। आनंद भदौरिया सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, और अगर विश्वास ना हो तो पॉडकास्ट जरूर देख लीजिए, उसमें उन्होंने बोला है खुल के। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं उसी की मैं यहाँ पर उसका प्रूफ दे रहा हूँ। जी जी राजीव जी, तो ये ध्यान रखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके नतीजे फिर आए। ममता बनर्जी जो कह रही है वो यही कर रही है। जिस तरीके से राजीव जी बंगाल की सड़कों पर टैंक को घुमाए गए, सीआरपीएफ का डीजीपी राजीव जी वो बूथ बूथ जाकर जो है चेक कर रहा है। मतलब इतने बुरे दिन आ गए राजीव जी की जो गली का कुत्ता होता है उससे ज्यादा बुरी स्थिति जो है वो इस सरकार ने, चुनाव आयोग ने, हमारे जो थे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है इन सबकी कर दी है। तो इसके बाद राजीव जी देखिए, अभी तक तो होता यह था कि बूथ लूटे जाते थे तो गुंडे लूटते थे, राजनीतिक कार्यकर्ता उपद्रव करते थे। अब तो यहाँ राजीव जी किसी गुंडे की और राजनीतिक कार्यकर्ता की उपद्रव करने की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल की फोर्सेस हैं ये सब करने के लिए, उनसे कराया जा रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी और हम लोगों ने वो विजुअल खूब देखे हैं कि किस तरीके से महिलाओं पे लाठी चला रही हैं सेंट्रल की फोर्सेस जो हैं, वो सब हम लोगों ने विजुअल देखे हैं। वो अच्छे तरीके से वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं राजीव जी। तो ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सही कह रही हैं और उन्होंने बिल्कुल सही संदेश दिया है। अब मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा कि 225 आएंगी कि 226 आएंगी कि 200 आएंगी, लेकिन हाँ राजीव जी, अच्छे बहुमत के साथ सरकार जो है वो तृणमूल कांग्रेस की बन रही है, इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं पड़ती है। अब इसके बाद ये क्या क्या अतिक्रम करेंगे, और अभी तक राजीव जी सवाल ये है कि जब वो 29 अप्रैल को राजीव जी चुनाव हो गया तो 4 मई को ये क्यों कराई जा रही है मतगणना? आखिर बीच में ये 5 दिन क्यों लिए जा रहे हैं? किस काम के लिए लिए जा रहे हैं 5 दिन? क्या कभी इस तरीके से हुआ है कि बीच में 5 दिन लिए जाए? और यहाँ तो चलिए तब भी राजीव जी दूसरे चरण का है 5 दिन का, जहां हो चुका असम में चुनाव और केरल में चुनाव, वहां इतना 9 देर क्यों हो तारीख रही को है? हो चुका है, 9 अप्रैल को हो 9 गया। तारीख को हो चुका, 9 अप्रैल को पहले चरण का 1 महीने तक, यानी इसीलिए ताकि मशीनों में गड़बड़ी के जो आरोप लगते हैं राजीव जी, इससे मालूम पड़ता है कि वो सब किया जाता है 1 महीने तक। इस तपती लू में जो है
किस तरीके से लोग वहां रखवाली करें ईवीएम मशीनों की, इसलिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। तो ये आरोप जो लगते हैं राजीव जी वो देखने पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद राजीव जी ये कहना पड़ेगा कि अगर 4 मई को अमित शाह जी तो होंगे नहीं कोलकाता में, वो तो कह चुके हैं कि मैं नहीं आऊंगा कोलकाता 4 मई को, लेकिन अभिषेक बनर्जी कोलकाता में होंगे, ममता बनर्जी कोलकाता में होंगी। मुझे लगता है राजीव जी, जैसा मैंने बिहार के चुनाव से पहले भी कहा था, कि इंडिया गठबंधन के और विपक्ष के तमाम नेताओं को, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सबको बंगाल में डेरा डालना चाहिए। खास तौर से बंगाल इसलिए कह रहा हूँ राजीव जी कि बंगाल पे ही ज्यादा इनका जोर है, तो वहां डेरा डालना चाहिए और बांट लेने चाहिए कुछ जिले, महत्वपूर्ण जिले जो हैं, चाहे मंडल जो है कमिश्नरियां जो हैं, उनको बांट देना चाहिए और वहां उपस्थिति रहे, ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ करने की कोशिश हो तो एक कद्दावर नेता जो है विपक्ष का वहां मौजूद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब लोग मौजूद रहें। क्योंकि राजीव जी हर तरीके की गड़बड़ियां करने की कोशिश की जाएंगी। ज्ञानेश कुमार फेल हो चुके हैं अभी तक, इसलिए राजीव जब दूसरे रास्ते भी निकाले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो वो रास्ते क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, देखने वाली चीज होंगी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी निश्चित तौर पर डटे रहना पड़ेगा, ये जानते हुए कि अत्याचार होगा। सेंट्रल की फोर्सेस ने जिस तरह से किया है, ममता बनर्जी ने खुद राजीव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 29 अप्रैल की सुबह ये कहा कि रात भर उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। उन्होंने वो विजुअल दिखाए जिस तरीके से पीटा गया, सेंट्रल की फोर्सेस ने पीटा उठाकर बंद करके। तो ये सारी चीजें अभी फिर भी होंगी, तो इस पिटाई विटाई से नहीं डरना है, बूथ पे अपना डटे रहे, मतलब काउंटिंग में डटे रहे, और जब तक कि कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिल जाए, वो कैंडिडेट सर्टिफिकेट लेकर निकल ना जाए, काउंटिंग एजेंट्स जो हैं वो सबसे आखिर में निकले, कैंडिडेट को पहले निकाले, ये करना पड़ेगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूँ जल्दी से, फिर स्वामी जी आपका एक कमेंट ज़रूरी है, थोड़ा सा रुकिएगा। और प्रफुल्ल जी क्या आप लोग इतने डरपोक हैं कि आप बोल नहीं पाते हैं? आप लोग आखिर डरते क्यों हैं भाई? कैमरे के आगे तो पूछ नहीं रहा है एक्सिस माई इंडिया वाला, वो तो कैमरे के पीछे पूछ रहा है और आप लोग बोलते नहीं हैं। 70 लोग 80 लोगों 100 लोगों में से 70 लोग 80 लोग जो हैं वो मना कर दे रहे हैं बंगाल के कि हम नहीं बोलेंगे, बहुत डर है। आखिर इतना डर कब से हो गया बंगालियों को? जी नमस्कार सभी साथियों को। देखिए सर, ये तो तोहमत है। बंगाल के बारे में कहा जाता है हुज्जते बंगाल, बंगाल अपने हुज्जत के लिए जाना जाता है। वो आपसे पूछेगा, आप कहेंगे ना, चाहते हैं राजीव रंजन जी, पूछेंगे राजीव रंजन जी कि आप क्या कहते हैं, तो यहाँ का मतदाता पूछता है हम तो अकेले हैं, आप 10 जगह से घूम कर आए हैं, आप क्या कहते हैं? यहाँ के लोग इस तरह से बात करते हैं। चुनावी सर्वेक्षण में लोगों की आंख पढ़नी पड़ती है, जुबान नहीं सुननी होती है। जुबान सुनने से अधिक जरूरी होता है लोगों की आंख पढ़ना। लेकिन जो अपनी ही आंख में जिनकी पट्टी बंधी हुई हो, वो दूसरे की आंख क्या पढ़ेंगे? इसलिए तोहमत लगाए हैं। मैं जो हुज्जते बंगाल कह रहा हूं उसका बहुत अच्छा अंग्रेजी अनुवाद अमर्त्य सेन ने किया। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस उनकी किताब है। यहाँ के लोग आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने कहा है तो उनसे लोगों ने नहीं कहा होगा। अब एक गंभीर बात कि पश्चिम बंगाल में यह छवि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बनी है कि हिंदी बोलने वाला हर आदमी भाजपाई है, और भाजपाइयों ने जिस प्रकार बांग्ला बोलने वालों को, भाजपाई मानसिकता ने जिस प्रकार बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी घोषित किया, वे हिंदी में पूछे गए सवालों के जवाब देने से उनका कतराना स्वाभाविक था। ये भाषा आने वाले दिनों में कितना इंपॉर्टेंट होगा। चार्ल्स जो किंग हैं तृतीय, उन्होंने ट्रंप महोदय को कहा कि ना होते हम तो फ्रेंच बोल रहे होते अब। यानी कि अंग्रेजी भाषा का माध्यम अंग्रेजी अमेरिका ने कब सीखी? लॉर्ड मैकाले जब यहाँ आए थे और भाषा नीति उन्होंने बनाई, अंग्रेजी का प्रचार किया, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर भी हुए, गांधी भी हुए, जवाहरलाल नेहरू भी हुए, पटेल भी हुए, जो उस शिक्षा पद्धति से बहुत सारे लोग निकले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी से हुए, बिना अंग्रेजी पढ़े नहीं हुए। तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने कहा था लॉर्ड मैकाले की भाषा नीति को पढ़िए जो उन्होंने इंग्लैंड से पास करवाया था, इसे पूरी दुनिया पर राज करोगे।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर इंग्लैंड सिकुड़ गया और उसकी जगह पर अमेरिका अपनी शक्ति को संस्थापित कर पाया पूरी दुनिया में घूमकर, तो उसका माध्यम अंग्रेजी ही था। तो भाषा का सकारात्मक इस्तेमाल और नकारात्मक इस्तेमाल दोनों होता है, और जो तमिलनाडु में जो सेंस उपलब्ध होता है वही सेंस यहाँ उपलब्ध होता है। ठीक ही कहा सर ने। आपके डीबी लाइव के मैप को देख करके तो लोगों ने नहीं कहा कि हम नहीं बात करेंगे, उन्होंने खुलकर कहा। वे कहते रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि आप हमारी कही हुई बात का दुरुपयोग करते हैं, हम आप पर विश्वास नहीं करते हैं। ये कारण रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि भाजपा तो चुनाव लड़ी ही नहीं। यहाँ पर चुनाव तो केंद्र सरकार लड़ रही थी, उनके मंत्री दिख रहे थे, उनके सांसद दिख रहे थे, मछली खा रहे थे, बड़े शोरगुल के साथ। निश्चित प्रामाणिक एक सांसद हुआ करते थे, जो मंत्री भी थे। कहीं दिखे क्या इसमें? श्रमिक भट्टाचार्य का कोई मुख्य रोल दिखा? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? राहुल सिन्हा कहाँ है आज? दिलीप घोष कैसे वॉश आउट हो गए मेन थीम से? कहीं दिख गए तो कहीं तो मैं भी दिख जाऊंगा अगर कैमरा के सामने रहूंगा। तो भाजपा तो चुनाव लड़ी नहीं, तो भाजपा किस मुंह से कहती है कि हम जीतेंगे और हारेंगे? हमारे देहात में कहा जाता है कि घास छीलना ही काफी नहीं होता है, यानी काटना। खुरपी से छीलते हैं, हंसुआ से काटते हैं। तो घास छीलना ही काफी नहीं होता, उसे समेटना भी पड़ता है। ये जो गन्ना की बात कह रहे हैं ना, वो घास समेटने जैसा है। तो उसमें क्या होगा? अभी वहां कहाँ कहाँ दिक्कत होती है? जो टेबुलेशन लोगों की धारणा है, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। जब काउंटिंग होती है ना, तो टेबुलेशन चार्ट होता है। हर 5 टेबल 6 टेबल से वो संख्या एक जगह इकट्ठा करते हैं नोट, और जहां पर वो डाटा फीड करते हैं वहां जाकर बताते हैं जी। तो वहां 19 का 91 हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्लरिकल मिस्टेक में आता है। 19 का 91 हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। होशियार विद्यार्थी बचपन में, उस जमाना का होशियार विद्यार्थी बचपन में अपने स्कूली मार्कशीट के साथ ऐसा करता था। तो ये टेबुलेशन में होता है। और वहां तो इस बार अगर मतगणना में अगर आप सावधान नहीं है तो वो वीरघाट तीरघाट कर दिया जा सकता है। और इस बार मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने, आपके पास भी प्रेस नोट आया होगा, अभी प्रेस नोट उन्होंने दिया है आज की तारीख में, जो कहा है कि मतगणना में QR सुरक्षा के लिए QR सिस्टम, QR कोड बेस्ड, QR कोड बेस्ड ये लगाएंगे, ताकि जो गन्ना में पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो। पहले पॉलिटिकल पार्टी नाम लिख करके देते थे तो उनका विश्वासी आदमी होता था। अब ये बोलेंगे नहीं, ये मेरा विश्वासी आदमी होना चाहिए। वहां तमाम तरफ इनके सुरक्षा के घेरे में इनका फोर्स रहेगा, फिर भी पता नहीं एक काउंटिंग एजेंट जाकर के वहां कौन सी सुरक्षा उत्पन्न कर देगा। किस सुरक्षा के नाम पर QR बेस्ड? क्यों? क्योंकि जिन लोगों का नाम इन्होंने जारी कर रखा है कि ये लोग ट्रबल मेकर्स हैं, उन लोगों का वहां पर वो प्रवेश नहीं करने देंगे। और वे सभी तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, कहाँ डटे रहेंगे ये, जब घुसने ही नहीं देगा। और उसका पहले से इंतजाम कर लिया है। बाकी अगर खोज खाज के कहीं से निकाल कर रखा होगा, तृणमूल के लोग ऐसे छोड़ देंगे क्या? ये तो 4 तारीख को दिखेगा। 4 तारीख को दिखेगा। जब आपने अभी अभी तो बोला, आपने बोला कि यहाँ बांग्ला और गैर बांग्ला में डिवाइड कर दिया गया है। हिंदी भाषी जो हैं, जो बांग्ला नहीं बोलते हैं वो भाजपाई हैं, जो बांग्ला बोलते हैं उनको, ऐसा जो अपरिचित है आपसे वो मान लेगा। जी जी। जैसे तो आपने बांग्ला बोलने वाले को वहां के हिंदी भाषियों ने बांग्लादेशी मान लिया, उसका मिरर इफेक्ट ये है। बहुत मतलब आपके घर में घुस के आपके घर में घुस के आप ही को बाहर। जी। तो प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं, प्रशांत जी। मेरा एक सवाल है प्रफुल्ल जी से कि काउंटिंग के दिन दोपहर के बाद टीवी चैनलों में, गोदी मीडिया के चैनलों में बंगाल से किसका फोटो लगेगा? शुभेंदु अधिकारी का कि दिलीप घोष का कि श्रमिक भट्टाचार्य का? नितिन नवीन का लगेगा। जिसका पर्ची पर नाम रहेगा, हुजूर के यहाँ से जो पर्ची आएगी नौबत नहीं आएगी।
इसकी हाँ, नौबत नहीं नौबत आएगी। नहीं आएगी, वो बात तो सही है, लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट करूं तो ये कोई दिखे नहीं सर। और जो आप करें गन्ना के दिन क्या होगा, दीदी ने यूं ही थोड़े कहा है कि हम गन्ना के दिन हम खुद रहेंगे। वो एक जगह थोड़े गन्ना हो रही है कि दीदी वहां रहेंगी, कई जगह गन्ना होते हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गन्ना होता है। और ये जो कह रहे हैं कि 294 सीट पर हम खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए आएंगे ना, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि देखिए बहुत समय तो नहीं है गन्ना, इसलिए जब इलेक्शन अलग अलग डेट्स में हो सकते हैं तो चुनाव का रिजल्ट क्यों नहीं अलग अलग डेट में हो सकता है कि एक ही दिन होगा? ये तो नहीं होना चाहिए। तो प्रभावित नहीं हो तो लास्ट चुनाव हो चुका है, प्रभावित नहीं होगा। 29 को हुआ, आप 30 तारीख से रिजल्ट देना शुरू कीजिए विभिन्न राज्यों के। हर का एक ही दिन में करेंगे क्यों, कोई जरूरी है? कोई संवैधानिक विरोध है ऐसा? तो बाकी जगहों का जिनका चुनाव पहले हुआ था उनका चुनाव पहले कीजिए। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लोग बोलते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह की व्यवस्था करें तो पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले निकालेंगे, आप देख लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम सब ये कर रहे हैं उसमें ये जो सर्वे करते हैं +5 -5% लेकर के चलते हैं। डिफरेंस कितना हुआ? 10%। भैया जहां 0.5% पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है वहां आप 10% का मार्जिन लेकर के ये एग्जिट पोल करते हैं, और एक्चुअल में वो 15% 20% ठेक जाता है, अगर बहुत एक्यूरेट हुआ तो भी आपके साइंटिफिक अप्रोच से। तो ये जो तोहमत लगा दिया इन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों पर, पिछली बार आंख से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने पट्टी ही बांध ली। अब दूसरों की आंख क्या पढ़ेंगे और इस तरह की बात करते हैं कि यहाँ के लोग मुंह नहीं खोलते हैं। अरे यहाँ के लोग तो मुंह खोलने के लिए ही बदनाम है, तो क्या कीजिएगा, कहने दीजिए। लेकिन हाँ, सर पूछ रहे थे किसकी पर्ची निकलेगी, तो ये बड़ा कठिन सवाल है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसका अगर कोई वैकल्पिक रास्ता अगर गैर वाजिब तरीके से निकाला जाएगा, अभी मतगणना बाकी है, तो पश्चिम बंगाल में इसकी बहुत ही विरूप प्रतिक्रिया होगी। और जो सीन देखा ना, उस शुभेंदु अधिकारी जो दौड़ रहे थे, नेता विपक्ष हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, और बांग्ला में जब इसका बता रहे थे कि दोनों चैनल में अलग अलग दिखा रहे हैं, बांग्ला में जब पूरा देखिएगा ना, उनका जो वीडियो है आपके पास तो होगा, पूरा वीडियो जब देखिएगा तो देखिएगा कि क्या उनके मुख मुद्रा में इतनी सारे भरतनाट्यम की मुद्राएं आती है कि हिंदू हिंदू से आगे बढ़ करके जाते हैं लोग। और जिस जय बांग्ला का नारा लगा रहे थे, वो अंतिम बात अभी ये कहूं कि वो जय बांग्ला का नारा शेख मुजीबुर रहमान ने काजी नजरुल इस्लाम की कविता की पंक्ति है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी की कविता की पंक्ति है, उनके काव्य की पंक्ति है, जिसे भगत सिंह ने अमर कर दिया। उसी प्रकार काजी नजरुल इस्लाम की वो कविता है जय बांग्ला, इसको मुजीबुर रहमान ने अमर कर दिया था, क्योंकि वह मुसलमान होते हुए भी मुसलमान पाकिस्तान में सहज नहीं रहे थे। और जब पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मुंह से जय बांग्ला निकलता है तो कहीं उसमें वह ध्वनि नहीं हो कि उत्तर भारत के हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल के हिंदू या बंगाल के हिंदू रहने में अपने को असहज पाने लगे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर दी है। बहरहाल इंतजार हमें भी लेकर 4 तारीख का। सर देखते हैं जमीनी हकीकत क्या है। इतिहास में जाएंगे लेकिन ज़मीनी हकीकत समझें पहले। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इतिहास सब लोग अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, संदर्भों में कई बार रेफरेंस आता है, लेकिन आज की तारीख में एक जो मूल यहाँ जो दिक्कत जो है वो सबसे बड़ी ये कि कितनी सियासत हो रही है सड़क पे और क्या कुछ अभी चल रहा है। खैर आगे बढ़ते जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है स्वामी जी कि चुनाव आयोग जो अब QR कोड की तरफ चला गया है, चुनाव से पहले ये QR और वो भी काउंटिंग के दिन प्रवेश पत्र आपका जो ID बनेगा वो उसमें वो QR रहेगा। आज स्पेशली चुनाव आयोग ने उसके लिए प्रेस रिलीज किया है, जारी किया है और प्रेस विज्ञप्ति, और उसके ज़रिए बताया गया है। इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है? आखिर इतना ही नहीं, जो एक डर यहाँ प्रफुल्ल जी को है कि QR के ज़रिए वो उन लोगों को रोक सकते हैं जिनको वो जाने नहीं देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस टाइप के कार्यकर्ता हैं
विपक्ष के, चाहे वो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता मुख्य रूप से जो सत्ता पर काबिज हैं, और सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री, सत्ता पर काबिज पार्टी इतनी लाचार हो जाएगी कि उसके कार्यकर्ता अंदर नहीं जा पाए। सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री अभी 9 मिनट का जो उन्होंने अपना जो वीडियो जारी किया है, जिसके बारे में अभी बता रहे थे प्रफुल्ल जी कि उसको सुनिएगा, सो सुना पूरा, और उसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि जब तक वहां से मैं फाइनल ना कहूं तब तक निकलना नहीं। तो तैयारी तो इधर से भी पूरी होगी। हिंसा की जितनी भी खबरें आ रही थी, अभी एक वीडियो देख रहा था, दिखा नहीं सकता, एक बच्चे को मार दिया सीआरपीएफ के जवान ने, डंडा चला दिया, एक बुजुर्ग के ऊपर डंडा चला दिया। बीजेपी का कार्यकर्ता तृणमूल के कार्यकर्ते को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है, और सीआरपीएफ के जवान और लोकल पुलिस वहां की, खासकर सीआरपीएफ की है, वो चुपचाप मुखदर्शक वहां खड़ी है। किस लिए फिर सीआरपीएफ? अभी तो तस्वीर दिखा रहे थे हम, वो उन्हीं के वो हैं, उनकी गाड़ियां हैं वो। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये क्या आने वाले समय में, और वो भी 4 तारीख को, एक ये तस्वीर देखिए, क्या एक हिंसा की ओर, हिंसक वातावरण निर्मित करने की ओर जा रहा है वहाँ का प्रशासन। क्योंकि जब तक चुनाव की पूर्ण रूप से घोषणा ना हो जाए, प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है, और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या यहाँ से हम तस्वीर दूसरी देखने जा रहे हैं? क्या यहाँ से एक दूसरी तस्वीर निर्मित करने की कोशिश हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से? क्या देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, मैं वास्तविकता में माइक्रो लेवल की चीज़ों पे देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो मैक्रो लेवल की चीज़ देख रहा हूँ। और मैक्रो लेवल में एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने, सीबीआई ने, ईडी ने, वो इनकम टैक्स ने, सबने कोशिश कर ली और बंगाली अस्मिता को पे हमला कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ, ये सब कर लें, ये सब कुछ कर लें, पहले भी किया है, काउंटिंग के समय भी कर लें और बाद में भी कर लें। देखिए 2 विकल्प हैं, या तो बंगाल के जनमत का ध्यान रखते हुए, उनकी बात को मानते हुए टीएमसी को जीत जाने दें, और दूसरा विकल्प है कि न जीतने दें। देखिए अगर जीत जाने देते हैं तो कोई बात नहीं, वहां पे अपना जो भी सरकार बनेगी वो अपने हिसाब से बनेगी। लेकिन अगर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो मैं ये देख रहा हूं, एक अध्यापक के रूप में, एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में वो देख रहा हूं जो मैं नहीं देखना चाहता, जो होगा। उसके बाद ऐसी एक अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत होगी जिसको ये लोग झेल नहीं पाएंगे। तो ये राष्ट्रहित में है कि ये कुछ ना होने दें। आपको पता होगा अगले 6 दिन तक नोएडा के आसपास ऐसी धारा लगा दी है जिससे कि मजदूर आंदोलन न कर पाए। देखिए ये जो परिस्थिति बन रही है, इसको इन्हें बड़ी सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। अगर इन्होंने बंगाल पे कब्जा करने की कोशिश की और उस प्रकार की कोशिश की जैसे हरियाणा दिल्ली में इन्होंने की थी, तो बहुत ज्यादा मेरे राष्ट्र, मेरे भारत माता के लिए नुकसान होगा। जैसे आपने शुरुआत में कहा था, ये जो पोलस्टर्स हैं, जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे, ये जो साइंस है बड़ी, ये इट्स ए साइंस, प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे इट्स ए साइंस। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को रिसर्च कराई है, उनके डिसर्टेशन को जांचा है। अगर ये साइंस है तो साइंस तो भैया हर 2 + 2 तो 4 ही होते हैं ना। एक पोलिस्टर बता रहा है टीवीके जीतेगा, एक पोलिस्टर बता रहा है बीजेपी जीतेगी, एक बता रहा है डीएमके जीतेगा, एक बता रहा है ईडीएमके भी जीतेगा। ये कैसी साइंस है? जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, आपने कार्यक्रम आप देखते हैं, वीडियो, बहुत सारे ज्योतिषी आते हैं। अच्छा 10 ज्योतिषी बैठ जाते हैं और एक कहता है कि साहब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एक कहते हैं राहुल गांधी बनेंगे, एक कहते हैं अखिलेश यादव बनेंगे, एक बताते हैं तेजस्वी यादव बनेंगे। तो भैया अगर ज्योतिषी जो है एक साइंस है, तो अलग अलग कैलकुलेशन कैसे है? भाई साइंस है तो एक ही चीज होनी चाहिए। जैसे एक बड़े प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल जो है वो एक ज्योतिषी साहब को बुलाते हैं, मैं उनको बड़ी बारीकी से उनका अध्ययन करता हूं। राजीव जी, जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था, वो बता रहे थे कि कमला हैरिस जीत रही हैं, जीत गए डोनाल्ड ट्रंप। 2024 के इलेक्शन में उन्होंने बताया था मोदी जी हार रहे हैं, जीत गए। बिहार के इलेक्शन में बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बन गई। जब बाद में पूछा गया ये कैसे हो गया, कहने लगे बेईमानी हो गई। अरे भैया अगर बेईमानी हो गई तो ग्रहों की चाल से बताओ ना। भाई हम लोग ये कह सकते हैं बेईमानी हो गई, लेकिन ज्योतिषी थोड़ी कह सकता है बेईमानी हो गई, पोलिस्टर थोड़ी कह सकता है। ये एग्जिट पोल हैं, ये एग्जिट पोल हैं। हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जिट पोल करने वाले थे, सबने कहा था कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाई एग्जिट पोल का मतलब तो हुआ कि जो वोट देके निकल रहा है उसका वोटिंग ले रहे हो ना।
अच्छा, एक चीज जो प्रफुल्ल जी ने कही बिल्कुल सहमत हूं। एक लास्ट बात कहता हूं राजीव जी, जी 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 बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी मैंने फील्ड सर्वे देखे हैं आपके यहाँ के भी, इसीलिए आपके कार्यकर्ता से लोग बात कर रहे थे क्योंकि वो बंगाली लड़की थी, उसकी भाषा बंगाली थी, भाषा से लग रहा था वो बंगाली लड़की है। बिल्कुल। और मैंने देखा जितने लोग फील्ड सर्वे में जा रहे थे वो पहले सब महिलाएं कह रही थी हमें हिंदी जाने ना, हमें हिंदी जाने ना। कारण यह है वो जो तमिलनाडु के अंदर होता है ना, पता है उनको हिंदी आती है बस हिंदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है ये हिंदी वाले जो हैं हम पे आक्रमण कर रहे हैं, अपनी भाषा को थोप रहे हैं। और जबकि 90% महिलाएं ऐसी होती थी जो कहती थी कि मुझे बंगाली हिंदी नहीं आती है, वो हिंदी जानती थी। इसी से सर्वे से पता चल सकता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये मैं प्रार्थना करता हूं गृह मंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से और ज्ञानेश कुमार गुप्ता से, कृपा करके मैनिपुलेशन कहीं कर लेना, बंगाल में मत करना, वरना इस देश के अंदर जो नहीं चाहता कोई भी वो होगा, एक गांधीवादी आंदोलन होगा, कलकत्ता से उसकी शुरुआत होगी। और बंगाल के लोग जो हैं हमेशा आंदोलन में, क्रांति में सबने साथ दिया है, तो देश में शांति बनी रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, इस प्रकार की बेईमानी करने का कोई प्रयास न करे। जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल है, वहाँ की सियासत अलग है और वहाँ जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, और चुनाव दर चुनाव हमने देखा है। कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने, एक आंकड़ा बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आंकड़े के हिसाब से अभी 33 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े हैं इस बार, 33 लाख वोट, 93% जो है। प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ, 33 लाख वोट एक्स्ट्रा पिछली दफ़ा से इस बार, ये 33 लाख वोट किधर गए हैं, एक तो ये सवाल पैदा होता है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और इसको अगर, चूंकि आंकड़ों को आप बहुत नज़दीक से देखते हैं, ज़रा इसको समझाइए कि क्या लगता है आपको कि ये खुलेआम वन साइडेड चले गए होंगे? अगर वन साइडेड गए होंगे बीजेपी की तरफ, तब तो बल्ले बल्ले हैं, उनके 294 में 250 सीटें आ रही हैं, ये मान लिया जाए। जी देखिए, इस बात पर आने से के साथ साथ ये SIR से जुड़ा हुआ भी मसला है। हाँ, थोड़ा सा उसका भी जिक्र होना चाहिए कि पहले 90 लाख लोग हटाए गए, फिर वो थोड़ा सा एडजुडिकेशन वर्ड है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हो जाता है, उसमें कुछ आए। उसके बाद में फाइनली जो है 27 लाख ट्रिब्यूनल में है। तो जो ट्रिब्यूनल में है मामला, वो दस्तावेज के साथ है, वे चेक करिए और बताइए हमको। उसमें सिर्फ 139 का फैसला हुआ है। अब ये देखिए, मैंने पूरा आंकड़ा ले रखा है, अभी आपके साथ बैठने से पहले इसका वर्कआउट कर रहा था, लेकिन उसका जिक्र ही नहीं हुआ, तो लेकिन आपने मौका दे दिया मुझे। तो देखिए, 2026 के लोकसभा चुनाव में रजिस्टर्ड इलेक्टर्स थे 6,82,51,008, ये थे रजिस्टर्ड 2026 के इलेक्शन, लोकसभा नहीं, अभी वाले इलेक्शन में 6,82,00,000 करके वोट